आइए इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी प्रश्न एक ही चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए बारी बारी से हम सब पर बातें करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। प्रश्न यही बोल रहा है और ये सही भी है कि कभी भी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। आइए एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। ये आपका रहा चुंबक। चुंबक में दो ध्रुव होता है, आपको पता होना चाहिए, एक एन और एस। एन मतलब उत्तरी ध्रुव ये हुआ और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती है, एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में प्रवेश करती है। ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी इसे कहा जाता है। आइए, तो ये आप देख रहे हैं कि कभी भी एक रेखा दूसरे रेखा को ओवरलैप नहीं कर रही है, काट नहीं रही है। पूछा जा रहा है क्यों, तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे कि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर, मान लीजिए ये दोनों कट गया ऐसे ऐसे, तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती। आप देख लीजिए, एक ऐसे खींचा था और एक ऐसे खींचा था, और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना दो होती। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो होती, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर चुंबकीय सुई जो है एक ही दिशा को बताती है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर चुंबकीय सुई को लाया जाए तो ये बता रही है कि इधर भी दिखाएगा और इधर भी दिखाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। यही वजह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। समझ में आया? एक बार फिर सुन लीजिए, आपको शॉर्टकट में लिखना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि यदि करती तो आपको क्या लिखना है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच जाती, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि अगर दो स्पर्श रेखाएं होती तो अगर इस जगह से इस जगह चुंबकीय सुई को लाते हैं, वो दो दिशा बताती, जो कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चुंबकीय सुई एक टाइम पर एक ही दिशा बताएगी। इसलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये बात आपको याद रखनी है। लिखना कैसे है, एक बार फिर से बोल दें कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती, जो कि असंभव है, और इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए। सर ये भी इसका एक गुण था। एक गुण तो आपका यही हो गया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आप गुण लिख करके एक नंबर में वही लिख सकते हैं। क्लियर ना, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। पहला गुण, प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा गुण में आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। क्लियर ना, एन ध्रुव से निकलती है और प्रवेश कहाँ करती है, एस ध्रुव में, मतलब दक्षिणी ध्रुव में। दूसरा गुण ये हो गया। और आप गुण लिख सकते हैं, तीसरा बोल सकते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का, जो चुंबकीय बल जो रेखा है ना, दोनों ध्रुवों के पास ज्यादा प्रबल होती है। देख लीजिए, ये अगर ज्यादा डेंसिटी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ज्यादा सटा सटा है, लेकिन बीच में मध्य भाग में, चुंबक के मध्य भाग में देखो ज्यादा जो है ना डिफरेंस ज्यादा ज्यादा का है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा जो है ना ये ज्यादा प्रबल होती है। कहाँ पर? दोनों ध्रुवों के पास। ये भी एक आपका गुण हो गया। तो तीन गुण आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या बोले? पहला तो यही हो गया, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है कि दोनों ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। अर्थात हम ये बोले कि चुंबकीय बल रेखा ज्यादा प्रबल होती है। कहाँ? दोनों ध्रुवों के पास। चलिए, चौथा बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है। बहुत ये पॉइंट नोट करने वाला है, बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना एक बंद वक्र का, आप देख सकते हैं, इधर से गया फिर इधर, अंदर से आपको याद होना चाहिए। आप अंदर से जो है ना आपको ध्यान रखना है कि अंदर से दक्षिणी बिंदु नहीं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है अंदर में, बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है। तो इस क्रम में आपको जब ऐसे आना हुआ तो इस प्रकार का एक बंद वक्र का निर्माण करती है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर?
लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ये आपका गुण हो गया किसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। एक बार फास्ट में बोल देते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला गुण उत्तरी ध्रुव से निकलती है और ये दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा, दोनों ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा मतलब प्रबल होती है। क्या होती है, प्रबल होती है। चौथा, ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। पांचवा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चलिए, ये तो हो गया इसका गुण। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें। अगर दक्षिण हस्त नियम की बात करें तो एक मैक्सवेल का भी है और एक फ्लेमिंग का है। ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ असमानताएं हैं, कुछ अंतर है। अब ध्यान से देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम हमें यह बतलाती है कि अगर हम किसी धारावाही चालक पदार्थ को दाहिने हाथ के मुट्ठी से अगर इस प्रकार पकड़े और इस स्थिति में अगर अंगूठा ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है तो बाकी जो शेष अंगुलियां हैं, ये चारों जो है, ये शेष अंगुलियां जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर ना, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम किसी धारावाही चालक पदार्थ को दाहिने हाथ के मुट्ठी में पकड़ते हैं और इस स्थिति में अगर अंगूठा धारा की दिशा को बताती है, मान लीजिए अगर ये करंट इधर से पास हो रही है, इधर से पास हो रही है, तो ये मैक्सवेल का नियम बता रहा है कि करंट अगर इधर से पास हो रही है, इधर से पास हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इधर होगी। देखिए, ये पकड़े जो है उंगली की दिशा जो, ठीक है। तो यही बता रही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम किसी धारावाही चालक पदार्थ को अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी से पकड़ते हैं और इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत धारा के दिशा को बताती है तो बाकी शेष अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के को लिखे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखे। आइए, फ्लेमिंग ने दो नियम दिया था, एक दक्षिण हस्त का नियम और एक दिया था वाम हस्त का नियम। आपको याद रखनी है कि दक्षिण हस्त नियम का जो प्रयोग है वो आपका विद्युत जनित्र में होता है और वाम हस्त का जो नियम है ये आप देख सकते हैं विद्युत मोटर में। ठीक है, चलिए, तो दक्षिण हस्त नियम मतलब दाहिने हाथ, ये जो है दाहिने हाथ है, तो ये तीन उंगलियों से संबंधित है। दोनों नियम तीन उंगली, आप देख लीजिए, ये तीन उंगली। और आपको नाम याद पहले करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण हस्त नियम में आप ये जैसे 5 उंगली है, बीच में ये है ना, तो इसका नाम दे दिया मध्य। ये मध्य में है ना, तो मध्यमा बोलिए इसको मध्यमा बोलिए। इसको बोलिए तर्जनी, ये हुआ तर्जनी, ये हुआ मध्यमा, ये हुआ अंगूठा। फिर से याद कर लीजिए, ये मध्यमा, ये हुआ तर्जनी और ये हुआ अंगूठा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हमको विद्युत धारा चाहिए। आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से हमको विद्युत धारा चाहिए, लेकिन फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से हमको विद्युत धारा नहीं चाहिए, हमको बल चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए। आपको याद रखना है, दक्षिण हस्त नियम से हमको विद्युत धारा चाहिए और वाम हस्त नियम से क्या चाहिए? हमको बल चाहिए। आइए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम दाहिने हाथ के तीन उंगली क्रमशः लंबवत फैलाते हैं, तीन उंगलियां कौन कौन सा? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तीनों को अगर हम लंबवत फैलाते हैं, परस्पर मतलब समकोणिक फैलाते हैं, तो और इस स्थिति में अगर अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तो मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। एक बार फिर से सुनिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ की उंगली को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं और इस स्थिति में अगर अंगूठा बल की दिशा को बताए, इधर बल की दिशा को बताए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। क्लियर ना? आप समझिए, कोई सा सिस्टम अगर मान लीजिए कि ऊपर में ये बल, विद्युत जनित्र क्या होता है? जनित्र में क्या देखेंगे कि विद्युत उत्पन्न करती है, तो वहां पर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम काम करता है। कैसे? ऊपर बल लगा रहा होता है और ये क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ऑटोमेटिकली इधर करंट जाएगी। क्लियर ना? अगर आपको इसका पूरा जनित्र का हम कार्यविधि बताएंगे तो शायद आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा ये बात।
ठीक से समझिए। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यही बताता है कि अगर हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली क्रम 3 उंगली मतलब कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं और इस स्थिति में अगर अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। आइए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम सेम चीज रहेगा। अब इधर दक्षिण हस्त नियम में जो था वही इसमें था। ये बल, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा, लेकिन इसमें हमको ये नहीं चाहिए, इसमें बल चाहिए। आपको इसमें याद रखना है कि जब मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब हम बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं और इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगी। क्लियर ना? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अगर हम बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं और इस स्थिति में अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगी। आप ऐसे समझिए, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर। विद्युत जनरेटर जो है ना दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है और विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। आपको याद रखना है, ठीक है। आइए, क्यों? क्योंकि दोनों में अगर दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम में अगर हम डिफरेंस पता करें तो आप देखते हैं कि सेम बात दोनों में है, लेकिन बात यह है कि इसमें जो है ना ये दक्षिण हस्त नियम में हमको विद्युत धारा चाहिए था और वाम हस्त नियम में हमको बल चाहिए था। इसीलिए दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग जनित्र में किया जाता है क्योंकि उसमें विद्युत उत्पन्न किया जाता है और दक्षिण हस्त नियम से विद्युतें चाहिए हमको, लेकिन वाम हस्त नियम से हमको क्या चाहिए? बल चाहिए, जिसके वजह से विद्युत मोटर का पंखा घूम पाए। आपको याद रखना है कि विद्युत मोटर में आखिर वाम हस्त नियम क्यों लागू होता है, क्योंकि वाम हस्त नियम ये बताती है कि इसमें हमको फाइनली क्या मिलता है? बल मिलता है। क्या मिलता है? बल मिलता है। लेकिन दक्षिण हस्त नियम से करंट मिलता है। क्या मिलता है? करंट मिलता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जनित्र जो है वो दक्षिण हस्त नियम पर वर्क करता है और विद्युत मोटर जो है वो किस पर वर्क करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और इसी तरह के कुछ और प्रश्न अगर आपको परेशान कर रहा है फिजिक्स या मैथ में या केमिस्ट्री में या जिस भी विषय में, अगर 10th के स्टूडेंट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।